नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे जजमेंट क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, जो कि सीआरपीसी क्या कहती है, आईपीसी क्या कहती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही यूजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, साधारण तौर पर अगर निर्णय यानी कि जजमेंट आज से किसी विवाद के तथ्यों पर कोई निष्कर्ष लगाया जाता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति की विचारधारा या विचारण करने के उपरांत उस पर निर्णय जो दिया जाता है उसी को जजमेंट कहा जाता है। इसके अंदर अभियुक्त जिसका विचारण किया गया है वो दोष सिद्ध हो सकता है या फिर वो दोष मुक्त भी हो सकता है, यानी कि उसे अरेस्ट भी, मतलब उसमें क्या कहते हैं, सज़ा भी हो सकती है और उसको बहिष्कृत बरी भी किया जा सकता है। न्यायालय अपने समक्ष विचारण के लिए प्रेषित अभियुक्त के दोषी होने या निर्दोष होने के बारे में अपना निर्णय देता है। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो उसके लिए दंड का निर्धारण किया जाता है, अगर युक्त संगत निर्णय के रूप में होता है। अभिलिखित करना न्यायालय का काम होता है और किसी भी विचारण को सुनने के बाद तुरंत निर्णय देना होता है। अतः न्यायालय विचारण के बाद निर्णय अधिक समय नहीं ले सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 के अंतर्गत जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 निर्णय जजमेंट के संदर्भ में संपूर्ण और विस्तार पूर्वक जानकारी देता है। इस धारा के अधीन निर्णय किए जाने की रीति तथा धारा 354 के अधीन निर्णय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, उनके अंतर्वस्तु के बारे में उपलब्ध दिए गए निर्णय अध्याय की 2 धाराएं तथा 353 और 354 सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराएं हैं। यदि इन 2 धाराओं को समझ लिया जाए तो निर्णय की रीति को भी समझा जा सकता है तथा निर्णय की अंतर्वस्तु को भी समझा जा सकता है। राम अवतार ठाकुर बनाम बिहार राज्य AIR 1957 पटना 23 के मामले में कहा गया था कि उस न्यायालय की अभिव्यक्ति को निर्णय कहा जाता है जिसको वह मामले के प्रस्तुत साक्ष्यों के विचारण के पश्चात युक्त संगत रीति से प्रस्तुत करता है। एक जजमेंट और जान लेते हैं। रघुवंश प्रसाद बनाम राज्य AIR 1961 पटना 397 के मामले में कहा गया था कि आपराधिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय को दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के रूप में होना आवश्यक होता है। भारतीय आपराधिक विधि की प्रक्रिया विधि या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ही इस संहिता की धारा 353 के अंतर्गत जो भी निर्णय दिया जाता है उसे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि आवश्यक रूप से होना चाहिए। किसी भी विचारण की मंजिल निर्णय होता है। निर्णय की मंजिल दोष मुक्ति या दोष सिद्धि भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक जजमेंट और जान लेते हैं। नागेश्वर श्री कृष्ण घोबे बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 उच्चतम न्यायालय ने 165 के मामले में कहा था कि निर्णय लिखते समय न्यायाधीश को अपनी राय संगत भाषा में व्यक्त करनी चाहिए तथा न्यायिक संयम बरतते हुए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत राय व्यक्त करने से बचना चाहिए। निर्णय में किसी भी न्यायाधीश का अपना व्यक्तिगत विचार नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय ने जगबीर सिंह बनाम दिल्ली राज्य के मामले में कहा था कि सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा यदि निर्णय में अभिव्यक्त हो या अत्यधिक होगा और इसका शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य के द्वारा खंडन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई पक्षकार या अनुभव करता है कि न्यायालय की कार्रवाई को निर्णय में गलत रिकॉर्ड किया गया तो इस संबंधित न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकता है और रिकॉर्ड को सही कराने का एकमात्र सही पक्षकार को उपलब्ध होगा। प्रस्तुत में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 365, 330 और 334 के अधीन साथ साथ अपराध के दोष के विरुद्ध अपील का प्रश्न अंतर्ग्रस्त था। अपील के निर्णय में कहा गया अपील केवल दंड की मात्रा से संबंधित थी, जबकि पक्षकार ऐसे किसी भी दंड लघुकरण की मांग नहीं की थी। उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए कहा कि अभिकथन किया गया कि अपील के निर्णय में रिकॉर्ड किए गए तथा अखंडनीय होने के कारण अत्यंतिक थे और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। निर्णय की अंतःवस्तुएं 354 निर्णय देने के संबंध में 354 दंड प्रक्रिया संहिता निर्णय की भाषा और उसकी अंतर्वस्तु का उल्लेख करती है। इस धारा से आशय यह है कि निर्णय का मटेरियल क्या होगा, निर्णय में किन चीज़ों का उल्लेख होगा। इस धारा में निर्णय की भाषा तथा अंतर्वस्तु के बारे में विस्तार पूर्वक उपलब्ध दिए गए हैं। कोई भी विचारण का निर्णय धारा 353 के अंतर्गत दिया जाता है और उसे दिए गए निर्णयों की अंतर्वस्तु का उल्लेख 354 के अंतर्गत किया गया है। धारा 354 के उपलब्ध अज्ञापक प्रकृति के हैं
अतः प्रत्येक निर्णय की अंतर्वस्तु से संबंधित इन सभी बातों का समावेश आवश्यक होगा, अन्यथा निर्णय अवैध होगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मुन्ना चौबे, AIR 2005। उच्चतम न्यायालय 682 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 354 के संदर्भ में अभिकथन किया कि अभियुक्त के दोष सिद्धि होने पर उसे उचित दंड दिया जाना चाहिए अथवा दंड को लघु किए जाने के पूर्व विचारण न्यायालय को सुसंगत कारकों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। प्रस्तुत वाद में अभियुक्त को बलात्कार के अपराध के लिए दोषी सिद्ध करके भारतीय दंड संहिता की धारा 376 निर्दिष्ट न्यूनतम दंड से कम दंड केवल इस आधार पर दिया कि अभियुक्त ग्रामीण युवक था। अपील में उच्चतम न्यायालय ने इस आधार को अपर्याप्त अनुचित मानते हुए अभिनिर्धारित किया कि 354 के उपबंध को लागू किए जाने हेतु निर्णय में दर्शाए गए कारण विशेष होने चाहिए, न कि कपोल कल्पित किसी भी व्यक्ति के ग्रामीण होने का अशिक्षित होने पर उसका दंड यदि लघु किया गया तो उसके विशेष कारण दर्शाए जाएं। न्यायालय ने कहा कि बलात्कार, डकैती, अपहरण जैसे अनैतिक से जुड़े अपराधों के लिए अभियुक्त को दंडित करते समय न्यायालय को इन अपराधों का सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान देना चाहिए। अभियुक्त के प्रति अनावश्यक सहानुभूति से बचना चाहिए। न्यायालय की भाषा की यानी कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। न्यायालय की भाषा वही होती है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की भाषा के तौर पर घोषित किया गया है। यह निर्णय जो धारा 353 के अंतर्गत दिया गया है और यह आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय में होने के प्रत्येक विचारण में दिया होता है। इस निर्णय से आशय आरंभिक न्यायालय के निर्णय से है, न कि किसी अपील के निर्णय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय से है। धारा 353 का निर्णय शुरुआती अधिकारिता वाले न्यायालय में होने वाले विचारण का निर्णय होता है, इसीलिए आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय को जो भाषा होती है उसी में निर्णय लिखा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य के लिए हिंदी भाषा आरंभिक न्यायालय की भाषा है। दंडादेश के कारणों को लेखबद्ध करना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब जजमेंट लिखा जाता है तो उन चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। कोई भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) के अंतर्गत दोष सिद्धि, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से या फिर अनेक वर्ष के कारावास की अवधि के दंडनीय किसी भी अपराध के लिए तो निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों का तथा मूल्यों आदेशों के दंडादेशों के आदेश की दशा को ऐसे दंडादेश के विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना परम आवश्यक होता है। एक और जजमेंट पढ़ते पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह, AIR 2012। उच्चतम न्यायालय 1040 के मामले में ये कहा गया था कि बल की 36वीं बटालियन में मामले में ये कहा गया था कि अभियुक्त ने जो कि केंद्र सुरक्षा बल की 36वीं बटालियन में एक सिपाही था, उसने बटालियन के हवलदार की राइफल से गोली मारकर हत्या कर ली और डिप्टी कमांडेंट की हत्या का प्रयास किया। विवाद थकान ड्यूटी को लेकर हुआ जिससे कि अभियुक्त करने के से अभियुक्त ने मना कर दिया था और इसी कारण उसे चेतावनी दी गई थी कि उसने लिखित में दी जाने वाली जिद की थी। अभियुक्त ने कथित रूप से 24 कारतूस दागे परंतु इनमें से 7 खाली कारतूस ही बरामद हुए थे। अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27(3) की एवं दंड संहिता की धारा 302, 307 के अपराध का आरोप था। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए आजीवन कारावास और 2000 रुपये जुर्माना और हत्या के प्रयास के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। इसके विरुद्ध अपील में पंजाब उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्धि और दंडादेश को इस आधार पर आपस्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा रहा है तथा उनके अन्वेषण वास्तविक तथ्यों से परे हैं। इसके विरुद्ध राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्ति को उचित ठहराया, बल्कि अपने निर्णय में उल्लेख किया कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27(3) जिनमें अभियुक्त को अनिवार्यता मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत में होने वाले कारण शक्ति के बाहर है और उक्त प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 के भी प्रतिकूल नहीं है और इस अधिनियम से हटाया जाना चाहिए। 354(3) के उपबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21
के विपरीत नहीं है, क्योंकि इस धारा के अधीन निर्णय में मृत्युदंड के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक बताया गया है। और इस धारा को इसलिए गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि हत्या के मामले में मृत्युदंड अपवाद है, जबकि आजीवन कारावास एक सामान्य नियम है। एक और जजमेंट देखते हैं। शेख अब्दुल हामिद बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1998 उच्चतम न्यायालय 942 के मामले में अभियुक्त को अपनी पत्नी, पुत्री और पुत्र की हत्या के आरोप में सेशन न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ठहराया गया था और हत्या के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 302 एवं 34 के अधीन मृत्युदंड दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। उच्चतम न्यायालय ने अपील में अभी निर्धारित किया कि यह ढंग स्थापित नहीं हुआ और मृत्युदंड के कारणों का उल्लेख हो सके तो और प्रकरण के विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड आपस्त कर दिया और उसके स्थान पर आजीवन कारावास से दंडित कर दिया। निश्चित हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंड दिए जाने का नियम है, जबकि मृत्युदंड अपवाद है। मृत्युदंड दिए जाने के लिए प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 354(3) के अधीन विशेष कारणों को भी अभिलिखित किया जाना चाहिए। मृत्युदंड कैसे दिया जाएगा? 354(5) के बारे में हम जानते हैं। 354 धारा 354(5) के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) के अंतर्गत मृत्युदंड का निर्देश दिए जाने पर गर्दन पर फांसी लगाकर तब तक लटकाए जाने का नियम बताया गया है जब तक कि सिद्ध दोष की मृत्यु न हो जाए। श्रीमती शशि नैयर बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को संवैधानिक माना और न्याय हित में माना। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष धारा 354(5) को भी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बतलाया गया था, परंतु न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दी। देखिए, इसमें एक चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक का जिक्र किया है कि जब किसी को फांसी दी जाती है, किसी को जब मृत्युदंड दिया जाता है तो उसको जब तक लटका के रखते हैं कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, जिसको आप फिल्मों में और जगहों पर, नाटकों में, वेब सीरीज़ों में देखा होगा। उसमें जज बोलते हैं टू बी हैंग टिल डेथ। इसका मतलब यही हुआ कि उसको जब तक लटका के रखो रस्सी बांधकर कि जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, मर ना जाए, मृत ना घोषित हो जाए। इसी प्रश्न को दीना बनाम भारत संघ AIR 1983 उच्चतम न्यायालय 1155 के मामले में उठाया गया था कि परंतु उस समय भी उच्चतम न्यायालय ने यही बात कही थी कि मृत्युदंड एक नियम नहीं है, अपितु यह केवल एक अपवाद है जो कि विरल से विरलतम मामलों में उपयोग किया जाता है। दंड के महत्व को बनाए रखने हेतु मृत्युदंड को संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। एक और जजमेंट देखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में अभियुक्त ने एक सीधी सरल स्त्री को प्रेम प्रवचन में फंसाकर उसके संपत्ति को हड़पने हेतु महिला की हत्या कर उसे बंगले के पोर्च में गाड़ दिया। 1.5 वर्ष के पश्चात जांच होने पर अभियुक्त को धारा 302 के तहत अंतर्गत आरोपी बनाया गया और परिस्थिति के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को मृत्युदंड का कारावास दिया गया। अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। अभियुक्त की आयु केवल 61 वर्ष थी और इस उम्र को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को अंतिम सांस तक कारावास में रहने की दंड दिया और उसके मृत्युदंड को निर्णय को पलट दिया गया। कुछ इसी प्रकार राम सिंह बनाम सोनिया के वाद में AIR 2007 का उच्चतम न्यायालय 1218 के प्रकरण में दो पति पत्नी अभियुक्तों को मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया था, न्यायोचित माना गया था। मध्य प्रदेश राज्य बनाम काशीराम 2009 के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी कथन किया कि अपराध के लिए दिया गया दंड असंगत नहीं होना चाहिए। अपराध की क्रूरता और बर्बरता के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा दंड हो अपराधी के विरुद्ध समाज के न्याय हित समुचित समाधान कर सके। अंकुश मारुति सिंधे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009 के उच्चतम न्यायालय ने 2609 के मुकदमे में कहा था कि अभियुक्त के विरुद्ध लूट, बलात्कार और हत्या का आरोप थे। उन्होंने एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्ममता से हत्या की तथा अवयस्क बालक को खेत में घसीटते हुए ले गए और ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, सामूहिक बलात्कार किया और उसकी मृत्यु कारित कर दी। यह केवल क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक न होकर
भी था जिसे समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है और जिसके लिए मृत्युदंड एकमात्र उचित दंड था। यदि न्यायालय ने अन्य कारावास के दंड को में परिवर्तित कर दिया तो न्यायालय प्रणाली के लिए हानिकारक होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करता हूँ आप लोगों ने जजमेंट यानी कि निर्णय के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कोशिश किया गया कि सभी टॉपिक को इसमें समाहित किया जाए, सारी टॉपिक पर फोकस किया जाए, ताकि जो श्रोतागण इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको उनके जो मैक्सिमम सवाल हों उनको क्या कहते हैं उत्तर उनको मिल जाए। बाकी मैं फिर मिलूँगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ विदा। फिर मिलूँगा। जय हिंद।